Good morning, all of you. Today we will discuss about next important question in our next practice set for the entrance examination. बेटा एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जब आए, क्योंकि इंटरमिक्स करके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है आपका, पूरी केमिस्ट्री के अंदर से आएंगे, कभी फिजिकल का क्वेश्चन आएगा, कभी इनऑर्गेनिक, कभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड बेसिक भी आपको समझाया जाएगा। तो जब भी कोई प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाए, जितने टाइप के क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड बेसिक जब हम आपको बताएं, तो आप बाद में ये लेक्चर सुनने के बाद उससे कोरिलेटेड टॉपिक्स को अपने घर पे जाके आप उसको जरूर रिवाइज करें। तो बेटा इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कन्वर्जन ऑफ फेरिक आयन इनटू आयरन मींस इन न्यूट्रल स्टेट, दैट इज -0.036, and the value of reduction potential of conversion of the ferrous ion into the neutral iron is -0.439 volt. Now what you have to calculate, now calculate the value of the reduction potential. Now calculate the value of reduction potential for the conversion of ferric ion into the ferrous ion. Ferric ion into ferrous ion, ये वैल्यू बेटा आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप किस टाइप से इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे क्लियर चीज आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्लियर दिखा कि सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें। रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि आपके पास देखो एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम आपके पास कौन हो गया? दैट इज द Fe। Fe इज द न्यूट्रल एटम। देखो Fe, तो Fe ने क्या किया बेटा? आप जानते हैं ना कि जो आयरन होता है इट कैन शो द टू ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि कौन एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल आयरन शोज द टू ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द +2 एंड द +3। कॉपर शोज टू ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द +1 एंड द +2। जिंक शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द ओनली +2। तो यानी जो ये बेसिक बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। बात यहाँ पे आयरन की थी, लेकिन दूसरे एलिमेंट कॉपर और जिंक के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आयरन जब कन्वर्ट होता है Fe किसके अंदर? +2 स्टेट में, बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट Fe+2 अब किस में कन्वर्ट होता है बेटा? Fe+3 के अंदर कन्वर्ट होता है। अब आपकी देखो जो वैल्यू गिवन है वो ध्यान से देखे, देखो कौन सी वैल्यू गिवन है। फर्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ द फेरिक आयन इनटू द आयरन। मींस आपका जो क्वेश्चन है वो इससे रिवर्स है, आपको ऑपोजिट लिखना है। अभी मैंने जो बातें आपको लिख के दिखाई यहाँ पे, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन के बारे में। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बेसिक फैक्ट बेटा आप सभी को याद होगा ना कि हम आपको ये बताते थे कि जो ईएमएफ की जो फार्मूला है, ईएमएफ ऑफ द सेल जब आप निकालते हैं तो फार्मूला आपका क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सो दैट इज द फार्मूला ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे जो E0 हम वैल्यू लिख रहे हैं, आप सभी को पता होगा ये वैल्यू यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की होती है। तो जब कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल निकालते हैं तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो तो आप सबसे पहले उस पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करता है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी? मींस मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा? अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो, मान लीजिए देखो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लें, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज समथिंग, तो अब क्या करेंगे? जस्ट चेंज द साइन। द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस, जस्ट पुट द माइनस साइन। वैल्यू इज 0.34 वोल्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है, रिडक्शन पोटेंशियल की क्या हो जाएगी? -0.34 वोल्ट। तो जस्ट चेंज द साइन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, अब इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दें। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं, मींस Fe+3 by gaining 1 electron it get converted into the Fe+2 and it on further
गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe न्यूट्रल स्टेट। अब इसके ऊपर 0 चार्ज है। अब वैल्यू किस किस की गिवन है, पहली वैल्यू गिवन है बेटा यहाँ पे कि जब कौन किस में कन्वर्ट हुआ, फेरिक आयन इनटू द Fe, मींस Fe के ऊपर +3 चार्ज तो फेरिक है, और वो न्यूट्रल में देखो कन्वर्ट हुआ। देखो मैंने ये वैल्यू आपके सामने फ्लो चार्ट के अंदर बना दी। तो बेटा ये वैल्यू बोलो कितनी है, -0.036 वोल्ट। और सेकंड वैल्यू कौन सी है, फेरस आयन जब Fe में कन्वर्ट होता है, देखो ये वाला, ये मैंने ऊपर की तरफ फ्लो चार्ट बना दिया। तो वैल्यू बेटा इसकी कितनी है, -0.439 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी वैल्यू हम निकालें। इसको आप लिखेंगे कैसे बेटा, लिखते हैं देखो E नोट लिख के, और आप नीचे बेटा क्या लिखते थे यहाँ पे, Fe+3 ओब्लिक में Fe। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू है तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, आप जो ये वैल्यू है, ये कन्वर्जन है, ये क्या था बेटा, E नोट, और क्या लिखेंगे इधर, Fe+2 ओब्लिक में Fe। आपको जो कैलकुलेट करना है वो वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करनी है आपको, दैट वैल्यू इज E नोट, और बेटा क्या लिख रखा है इसमें, फेरिक इनटू द फेरस, मींस Fe+3 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 के अंदर। तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालें, देखो आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि जो पहली स्टेप है उसकी वैल्यू अगर गिवन होती कि Fe+3 और आगे बेटा कौन है यहाँ पे Fe+2, आप सिंपल इनको एडअप कर दे, कि आप ये कह दे कि सर देखो यहाँ पे तो क्या दिख रहा है कि देखो ये जो फर्स्ट है Fe+3 और Fe में जब कन्वर्ट हुआ तो टोटल वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे, दैट इज द माइनस दिस मच, और इसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं जो Fe+2 जब कन्वर्ट हुआ Fe के अंदर। नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने थर्मोडायनेमिक्स भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस, आपने पढ़ा है ना, वन इज द स्टेट फंक्शन, वन इज द स्टेट फंक्शन एंड अदर आर द पाथ फंक्शन। दो टाइप के आपके फंक्शन होते हैं। जैसे वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क बेटा कैसा फंक्शन है, वर्क एक बेटा पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन कौन होते हैं, पाथ फंक्शन इज द फंक्शन या दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करे। और स्टेट फंक्शन कौन, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी कोई वैल्यू है और किसी दूसरी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, सिर्फ वहां पे पहुंचने की वैल्यू है, वट एवर में यू कैन फॉलो द पाथ, आप किस रास्ते से वहां पे गए उस बात पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड पे जो डिपेंड ना करे वो आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, और जो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करे वो आपके पाथ फंक्शन कहलाते हैं। जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया। आपके बेटा काफी बार कंपटीशन में आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाथ फंक्शन। तो ये दो नाम आप जरूर याद रख लेना, वर्क और हीट, दीज टू आर दी पाथ फंक्शन। और जितने भी और रिमेनिंग आपको दिखाई दे, चाहे वो आपको एंथैल्पी दिखाई दे, चाहे वो आपको गिब्स फ्री एनर्जी जी दिखाई दे, चाहे वो आपको एंट्रोपी दिखाई दे, ऑल आर द स्टेट फंक्शन। तो इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं, थ्योरी में जब आपको पढ़ाते थे आपको बताते थे कि आप वर्क और हीट को याद रख ले, दे आर दी पाथ फंक्शन, और वो तो आप जानते भी हैं। आप यहाँ से वहां कौन से पाथ को आप फॉलो करें तो आपका वर्क कम या ज्यादा होगा। तो वर्क एंड हीट आर दी पाथ फंक्शन, और जो रिमेनिंग आपके सिलेबाई के अंदर है वो आपके स्टेट फंक्शन है। तो ऐसे बेसिकली आप जरूर ध्यान रखें। तो सिमिलरली आपने क्या किया, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप क्या लिखेंगे, आपने पढ़ा ना बेटा फ्री एनर्जी के बारे में। तो फ्री एनर्जी के बारे में आप क्या कहेंगे, जो फ्री एनर्जी चेंज होगा टोटल, फ्री एनर्जी बेटा किस चीज का, जो ये आपका टोटल है, जब Fe+3 बेटा किस में कन्वर्ट हुआ, देखो Fe+3 जब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, Fe के अंदर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी, बोलो किस चीज की, जो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप बेटा कौन सी है, जब Fe+3 किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+2 के अंदर, प्लस सेकंड क्या लिखेंगे, अब जो सेकंड स्टेप है डेल्टा जी, किसकी सेकंड स्टेप में कौन है बेटा यहाँ पे, Fe+2 जब किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में। देखो जो ऊपर हमने ये रिएक्शन लिखी है अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल, फर्स्ट स्टेप हो गई, उसके बाद सेकंड स्टेप होगी, दोनों का जो सम है वो ओवरऑल इनिशियल से फाइनल के इक्विवेलेंट होगा, वो डेल्टा जी होगा इक्विवेलेंट। तो इसलिए अब हम क्या करें, डेल्टा जी का फार्मूला क्या है बताओ शाबाश जल्दी से, आपने पढ़ा है ना, डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में आ गया। फिर आपने ईएमएफ ऑफ द सेल कहां पे पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो व्हाट इज द फार्मूला, डेल्टा जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल, E नोट सेल। तो आप इस चीज को बेटा यहाँ पे अप्लाई करें, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहला है तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, NF E नोट, E नोट
किस चीज का है ये, फिर आप दोबारा से लिख देंगे Fe प्लस 3 ओब्लिक में क्या आ गया आपका ये Fe इज इक्वल टू, अब सेकंड यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, माइनस NF, और उसके बाद उसी टाइप से बोलो क्या E नोट, लेकिन अब बाहर कौन सी कन्वर्जन के लिए है ये, किसके, Fe प्लस 3 व्हेन कन्वर्टेड इनटू द Fe प्लस 2, प्लस देखो आप इसको बेटा ब्रैकेट में लिख के चलेंगे ऐसे, ब्रैकेट में प्लस, फिर अंदर क्या आ गया माइनस साइन, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल, तो माइनस NF, और इसकी E नोट की क्या लिखेंगे बट यहाँ पे E नोट, और किस में कन्वर्ट हो रहा है ये Fe प्लस 2 ओब्लिक में क्या लिखा Fe, जो हम ये लिखते हैं Fe प्लस 3 ओब्लिक में या Fe प्लस 2 ओब्लिक में, तो फर्स्ट थिंग इज रिएक्टेंट, ओब्लिक के बाद जो लिखते हैं दैट इज द प्रोडक्ट, ऐसा भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आप खुद देखें जो इधर आपने लिखा था कि माइनस NF E नोट Fe प्लस 3 किस में कन्वर्ट हो गया Fe 0 न्यूट्रल स्टेट के अंदर, तो आप ये बताएं यहाँ पे चेंज कितना है, ध्यान से सोचें और चेंज के बारे में आप हमें बता दें जल्दी से, व्हाट इज द चेंज, टोटल चेंज बताएं आप यहाँ पे, Fe प्लस 3 लास्ट में जब वो Fe के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, ध्यान से सोचे बेटा, जल्दी बताओ, शाबाश करें बेटा वैल्यू पुट। यहाँ पे जो डिफरेंट N थे तो आप क्या लिखेंगे, एक जगह N1 लिख दें, ये N2 लिख दिया, देखो मैंने ये N3 लिख दिया, लेकिन F तो कॉमन है, तो F तो हर जगह से बेटा क्या कर देंगे आप कैंसिल, देखो F हर जगह, देखो यहाँ से F निकलेगा तो F को आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो N1 की वैल्यू पुट करें बेटा यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे माइनस साइन भी देखो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे माइनस है, माइनस अगर आप कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, माइनस को आप क्या कर ले बेटा यहाँ पे कॉमन निकाल ले, देखो इस टाइप से माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे देखो इस टाइप से, तो अब बताएं शाबाश क्या क्या है, जल्दी बताओ, Fe प्लस 3 Fe में कन्वर्ट हुआ तो N1 की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे, देखो दैट इज द 3 मल्टीप्लाइड बाय F, तो देखो कैंसिल हो गया, Fe प्लस 3 ओब्लिक Fe रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, दैट इज गिवन माइनस 0.036 वोल्ट। आगे बताओ ये E नोट की वैल्यू तो देखो आपको कैलकुलेट करनी है ना, यहाँ पे ऊपर देखे ध्यान से, फेरिक जब फेरस में कन्वर्ट होता है ये तो आपको कैलकुलेट करनी है, तो Fe प्लस 3 जब Fe में गया तो इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए हैं यहाँ पे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो N2 की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा यहाँ पे E नोट Fe प्लस 3 ओब्लिक में क्या लिखेंगे Fe प्लस 2, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर हो गया। अब प्लस Fe प्लस 2 जब Fe में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे N3 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है यहाँ पे, जब Fe प्लस 2 किस में कन्वर्ट हुआ Fe में, E नोट की वैल्यू इसकी कितनी गिवन है बोलो यहाँ पे, देखो ऊपर डाटा, दैट इज द माइनस 0.439। अब सिंपल आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये जो वैल्यू है इधर, देखो ये वैल्यू, इसको आप दूसरी साइड में ले जाएं, देखो ये माइनस साइन तो कैंसिल हो चुका ना आपका यहाँ पे, और माइनस तो बचा नहीं यहाँ पे, कॉमन हमने निकाल लिया था, तो अब बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी, E नोट Fe प्लस 3 ओब्लिक में Fe प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, जल्दी बताओ शाबाश क्या आने वाला है आपका आंसर, कोई ये फैक्टर दूसरी साइड में जाके माइनस का बन जाएगा, तो 36 3 जा 108, तो क्या आ गया ये माइनस 0.108, ये तो माइनस का हो गया, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस बोलो कितना बन गया, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 7, और 2 4 जा 8, और ये पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका प्लस का है। तो अब इसके बाद क्या करें बताओ, क्या आंसर आ जाएगा अब आपका, अब कैलकुलेशन कर लो, 0.878 ये प्लस का है, माइनस क्या करना है यहाँ पे 0.108, तो 8 ये 0 ये 7 ये 7, तो माइनस 0 पॉइंट दिस मच, तो माइनस 0.770 वोल्ट, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, देखो प्लस का साइन करते हैं आप यहाँ पे, सो द योर फाइनल आंसर विल बी द
0.770 वोल्ट। सो दैट इज द आंसर। तो जो डिफरेंट ऑप्शन होंगी आप उसमें चेकआउट कर लेंगे और इस टाइप से आपका ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। द कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन द एफसीसी arrangement with a unit cell of 361 picometer. What is the radius of the copper atom? हमें कॉपर एटम का रेडियस निकालना है। तो जब बेसिक हमने सॉलिड स्टेट में आपको बताया तो उस वक्त हमारा जो फार्मूला आया था एज लेंथ का, जो हमने आपको सिखाया वो फार्मूला क्या था हमारा। तो उस वक्त हमारा जो फार्मूला था एज लेंथ का, सो दैट इज द डिफरेंट व्हेन द अरेंजमेंट इज एफसीसी, व्हेन द अरेंजमेंट इज सिंपल क्यूबिक, व्हेन द अरेंजमेंट इज आपका बीसीसी। तो वो डिफरेंट हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आपने वहां पे ये सीखा था कि फॉर द एफसीसी अरेंजमेंट, द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ए इज इक्वल टू, आपने बेटा वहां पे लिखा था 4r/√2। सो दैट इज द रिलेशन। तो यहाँ पे r क्या है? दैट इज द रेडियस ऑफ द एटम। जैसे यहाँ पे कॉपर एटम है तो कॉपर एटम का रेडियस कितना है। तो आपके जो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, रेडियस तो आपको कैलकुलेट करना है और यूनिट लेंथ का मतलब ए की वैल्यू देखो ये गिवन है, जो ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है 361 पिकोमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ बेटा शाबाश जल्दी से आप। तो सिंपल फार्मूला ही तो आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, सो आर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा यहाँ पे आपका 4। तो सिंपल एज लेंथ की वैल्यू किसमें गिवन है, दैट इज द 361 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर में ही आपका जवाब आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आपकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आए दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन में दे रखा हो आप कैलकुलेशन कर लेना बेटा, वही आपका राइट आंसर होगा। मान लो बेटा यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा होता जिसमें जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट यहाँ पे कौन सी दे रखी थी, एफसीसी। आप हमें एक चीज और बता दें, अगर ये एफसीसी की बजाय अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता अबाउट द बीसीसी अरेंजमेंट, तो फिर आप क्या करते, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो आपका रिलेशन होता है एज लेंथ के साथ, तो ए इज इक्वल टू क्या सिखाया था आपको, 4r/√3। तो ये आपका रिलेशन हो जाता। अगर सिंपल क्यूबिक होती, सिंपल क्यूबिक, तो आपने देखा था ना इन द सिंपल क्यूबिक द पार्टिकल अटैच विद ईच अदर ऑन द एज लेंथ विच आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच कर जाते थे। तो ए इज इक्वल टू सिंपल बेटा क्या था आपका 2r। क्योंकि देखो थोड़ा अगर मैं आपके सामने ये डायग्राम बना के आपको बता दूं, अगर सिंपल क्यूबिक का आप देखें, देखो इस टाइप से, तो जो पार्टिकल आपके कॉर्नर के ऊपर थे देखो प्रेजेंट, देखो ये अगर हम मान ले तो इसका सेंटर है, तो देखो पार्टिकल कुछ इस टाइप से प्रेजेंट थे। सेकंड पार्टिकल जो यहाँ पे प्रेजेंट है देखो बेटा वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू r है, ये वैल्यू भी बेटा r है, तो दैट इज द एज लेंथ जिसे आप a कहते हैं। तो a इज इक्वल टू 2r हो गया। देखो ये था आपका a इज इक्वल टू 2r। ये आपका डायग्राम था किस चीज के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। और जो ये वैल्यू हमने इधर लिखी देखो ये वाली वैल्यू के a इज इक्वल टू 4r/√2, तो इसका डायग्राम बेटा कैसा था, देखो हम आपको बता दें कि देखो ये आपने डायग्राम बनाया, देखो एक क्यूबिक यूनिट सेल, देखो ये हमने क्यूब बना दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये है बेटा फेस डायगोनल, देखो दैट इज कॉल्ड एज द फेस डायगोनल। तो हमारे क्या है, फेस डायगोनल के एक तो सेंटर में पार्टिकल देखो प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, देखो इस टाइप से। और अगला पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, एक कॉर्नर वाला, देखो ये कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट था बेटा। ऑल आर ऑफ सेम साइज के बेटा पार्टिकल, दिखने में भले ही आपको ये दिखते हो। देखो ये r हो गया, नेक्स्ट वैल्यू भी देखो ये r और ये r। तो बेटा यहाँ पे जो डायगोनल है ना, ये एज लेंथ तो देखो उसी टाइप से बेटा क्या होगी, a। एज लेंथ बेटा क्या थी यहाँ पे, देखो दैट इज द a। हमें एज लेंथ के साथ रिलेशन निकालना है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे। पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इस पॉइंट को कैपिटल A मान लें, इसको B मान लें, ये C मान लें, तो ये जो आपकी ट्रायंगल बन गई ABC, तो इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे और फिर आपका ये रिलेशन आ जाता था जो हमने डायरेक्ट लिखा, a इज इक्वल टू 4r/√2। सिमिलरली अगर हम इसी डायग्राम के अंदर जो ये ए पॉइंट और देखो ऑपोजिट जो डायगोनल है, अगर हम यहाँ पे बेटा डायगोनल को ले ले, देखो इस टाइप से, देखो ये डायगोनल,
देखो डायगोनल। तो आप 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। 2 बार कैसे लगाते थे? देखो मैं आपके सामने अगर इसका डायग्राम भी बना दूं, क्योंकि बेसिक आपको पता होना जरूरी है। ये कोरिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे आपसे जा सकते हैं। अभी मैं आपके सामने पूछूंगा ये क्वेश्चन। देखो मैंने दोबारा से यूनिट सेल बनाई। इसमें अगर हम डायगोनल की बात करें, बॉडी डायगोनल, तो देखो ये वन एंड, ये अनदर एंड, और यहाँ पे देखो डॉट डॉट करके हमने देखो इसको मिला दिया, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी डायगोनल। और इसके सेंटर में हमने एक पार्टिकल रखा, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल हमने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट देखो इस कॉर्नर के ऊपर आपने रख दिया, देखो ये पार्टिकल, एक इस कॉर्नर के ऊपर देखो आपने पार्टिकल रख दिया, दे टचेस ईच अदर। तो ये जो पार्टिकल है, वेयर दिस पार्टिकल टचेस ईच अदर एट द बॉडी डायगोनल। तो ये अरेंजमेंट बेटा कौन सी है? ये आपकी बीसीसी की अरेंजमेंट है। और ये बेटा किसकी थी? दैट इज द अबाउट द एफसीसी। पहले वाला डायग्राम बेटा किसका था? दैट इज ऑफ सिंपल क्यूबिक। तो यहाँ पे आप क्या करते थे बेटा? यहाँ पे आप इस पॉइंट को ए मानते हैं, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे क्या है आपका? डी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लगाते हैं। देखो यहाँ पे जो पहले हमने लगाई थी, देखो ये मैंने रेड कलर से डायगोनल बना दिया, तो आपके पास बेटा 2 ट्रायंगल बन गई। एक तो ट्रायंगल ए बी सी हो गई, दूसरी ट्रायंगल क्या बन गई? ए सी डी बन गई। तो आप 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और फिर आपका ये बीसीसी के लिए आपका फार्मूला आता था कि ए इज इक्वल टू 4r/√3। और जब एक बार ही पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं एबीसी ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे एफसीसी के अंदर, तो आपका रिलेशन क्या आता था? ए इज इक्वल टू 4r/√2। और ये सिंपल क्यूबिक है। तो देखो क्वेश्चन देखें, अगर आपसे एग्जाम में यह आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या पूछ ले कि पार्टिकल कहाँ पे टच करते हैं, तो इन द सिंपल क्यूबिक द पार्टिकल टचेज ईच अदर एट द, बताओ कहाँ पे? एट द एज लेंथ। देखो तभी तो आपकी ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r। in FCC where the particle touches each other, the particle touches each other at the फेस डायगोनल। जैसे आपने एबीसी ट्रायंगल जो लिखी, देखो फेस डायगोनल के ऊपर आपके टच कर रहे हैं, तभी तो आपका फार्मूला रिलेशन निकला ए इज इक्वल टू 4r/√2। बीसीसी के अंदर पार्टिकल कहाँ पे टच करते हैं? द पार्टिकल टचेस ईच अदर एट द बॉडी डायगोनल। जैसे 3 पार्टिकल मैंने टच होते हुए आपको दिखाए, तो दैट इज, बोलो क्या? ए इज इक्वल टू 4r/ क्या आता है? ये √3। तो ये आपका रिलेशन आ जाता है। तो तीनों रिलेशन आपको बता दिए गए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। फार्मूला बेस भी आपके आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग formula is correct for the simple cubic for showing the relation in between the edge length and the radius of the atom। तो simple cubic के लिए अलग, FCC के लिए अलग, और आपके body centered cubic unit cell के लिए आपका different होता है। So these are the different formulas। तो इनको भी आप ध्यान रखें, कहाँ पे टच करते हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। अब जो ऑप्शन हम आपके सामने लिखेंगे, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर आपके जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिमिलरली द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो इन द, आपका चैप्टर कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसके अंदर अब डिफरेंट ऑप्शन है, तो फिर उसकी कंडीशन भी हम आपको बताएंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लिख रहे हैं, देखो CO, दैट इज द कोबाल्ट हियर, NH3 का थ्राइस Cl, और इसके ऊपर प्लस चार्ज, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन CO कोबाल्ट En, दैट इज द इथाइलिन डाइएमीन, NH3 का ट्वाइस और +2 चार्ज, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, square bracket CO, that is the cobalt, H2O4, En, that is the ethylene diamine, और इसके ऊपर +2 चार्ज। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, CO cobalt, En2, NH3 twice, और इसके ऊपर चार्ज है +3। सो दीज आर दी 4 डिफरेंट ऑप्शन। अब हमें ये बताना इनमें से वो कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है विच कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो बेटा बेसिक अब दोबारा से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपके लिए कंडीशन है कि जो कॉम्प्लेक्स है, पहली बात जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कैसा होना चाहिए, दैट कॉम्प्लेक्स मस्ट बी द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बेटा आप सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर ही देख ले, आंसर ही क्लियर हो जाएगा। पहले में देखे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर सेंट्रल मेटल एटम, तो बेटा कौन हो गया आपका, देखो कोबाल्ट। उसके बाद जो NH3 है वो क्या है, दैट इज द मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। Cl इट इज आल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर हम सभी का देखें यहाँ पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन द फर्स्ट ऑप्शन इज देखो 3 + 1 दैट इज द 4, क्योंकि जो NH3 है दैट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड 3 है, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द NH3 विल बी 3 और Cl के द्वारा एक बॉन्ड बनेगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, सो दैट इज नॉट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं, मींस ये क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, वो तो एक अलग इशू है, वो तो हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी हमें वो एक्सप्लेन करने की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताएं ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या ऑक्टाहेड्रल, तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन पहले अपने इस क्वेश्चन का जवाब हम देख लें। नेक्स्ट आप देखें इथाइलिन डाइएमीन दैट इज द बाइडेंटेट लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये बाइडेंटेट तो 2 लिख दिया। NH3 इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन दीज आर 2 इन नंबर, तो +2, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज आल्सो 4। इन द ऑप्शन नंबर 3 में आप देखें वाटर H2O दैट इज द मोनोडेंटेट लिगेंड, दीज आर 4 इन नंबर, तो देखो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, प्लस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन है आपका यहाँ पे, तो दैट इज द बाइडेंटेट लिगेंड, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे देखो बेटा 2 लिख दिया, दैट इज 2, तो बोलो कितना हो गया 6, सो दैट इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो इथाइलिन डायमीन दीज आर 2 इन नंबर, बाइडेंटेट लिगेंड तो दैट इज 4, NH3 इज द मोनोडेंटेट लिगेंड तो +2, तो आंसर विल बी 6। तो आपने देखा जो ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है, इन दोनों के अंदर आपने क्या दिखाई दिया कि देयर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ both of the central atom in option number 3 and 4 is 6, both are the octahedral complex। तो बेटा नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स तो आपका ऑक्टाहेड्रल होना ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर कोई सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर आपकी 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो 2 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, वन इज द सिस एंड अदर वन इज द ट्रांस, तो इसके अंदर से जो आपका ट्रांस होगा और जो दूसरी आपकी सिस फॉर्म होंगी, तो आपकी जो ये सिस फॉर्म है, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें इनकी, देखो किस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको बेटा यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो ये मैंने कोबाल्ट लिख दिया, अब आप देखो 6 टोटल बॉन्ड दिखा देते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, देखो 6 बॉन्ड हमने दिखा दिए। तो अगर हम इसमें ड्रा करें स्ट्रक्चर एक सिस की ड्रा करें, देखो मैंने ये इथाइलिन दिखा दिया बेटा यहाँ पे, ये दोबारा से देखो मैंने इथाइलिन बना दिया, और बच्चे बेटा यहाँ पे कौन दिखाएंगे, देखो NH3 नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड, देखो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए ना यहाँ पे। और देखो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखो अब हम इस टाइप से देखो कंबाइन करते हैं, अब ध्यान से देखना, तो बन गई ना ये आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अगर हम अब हम इसकी बनाए यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी या नॉन सुपर इम्पोजेबल, देखो अब बना के देख लें। देखो ये CO उसी टाइप से देखो 4 बॉन्ड हमने ड्रा कर दिए यहाँ पे, सभी के सभी उसी टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो नजदीक वाली चीज को आप नजदीक शो करेंगे, देखो ऐसे, स्ट्रक्चर ठीक बनी या गलत। देखो बेटा ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज आप ये नहीं बना रहे, तो कई बार आप ऐसी गलती कर देते बनाने में, मैं वही आपको बता रहा था। जब मिरर में कोई चीज को आप देखते हैं तो आपको देखो कैसी दिखाई देगी, अब देखना आप ध्यान से, मिरर में किसी चीज को देखें, देखो CO कोबाल्ट, नजदीक वाली चीज देखो नजदीक शो करें आप, देखो इस टाइप से, इधर कौन है बेटा मिरर के पास, NH3, तो बेटा NH3 दिखेगा आपको यहाँ पे, ये NH3 दिखेगा, क्लियर हो गया।
और दूर बेटा कौन दिखेगा यहाँ पे, देखो ये EN इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन डायमीन, देखो इस टाइप से। फिर इनकी जो लिंकेज है देखो वो हम शो कर देते हैं, देखो इसी टाइप से बन गया ना बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसको उठाएंगे, देखो पलटना नहीं है आपको, एज सच इस पूरे मॉलिक्यूल को एज सच उठाएं और इसके ऊपर रख दें बेटा यहाँ पे, तो क्या होगा, जो EN है इथाइलिन डायमीन के ऊपर कौन आएगा, देखो ये आएगा बेटा यहाँ पे, कौन, देखो ये NH3, जो NH3 है ये यहाँ पे आएगा, देखो इसके ऊपर इथाइलिन डायमीन के ऊपर। मींस ये जो आपके कौन सी फॉर्म हमने बनाई थी, दैट इज द सिस फॉर्म। और इन्होंने कैसी इमेज बना दी, दैट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये क्या है, दीज आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स, these are the beta क्या है, these are the optical isomers which forms the non superimposable mirror image of each other. So the pair of compound which form the non superimposable mirror image of each other, these are the optical active compound, these are the optical isomers. लेकिन अगर आप इसी की ट्रांसफॉर्म बनाए, ऑप्शन नंबर 4 के बारे में बता रहे हैं बेटा आपको, लेकिन अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्म बना देते, देखो ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो ये मैंने आपके सामने, देखो ये स्ट्रक्चर दोबारा से मैं जल्दी से देखो आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। बीच में बेटा देखो हमने मिरर दिखा दिया ताकि आप डायग्राम अच्छे से देखो, ये फोर बॉन्ड हमने ये शो किए, ये नेक्स्ट बॉन्ड जो आपके एक्सियल बॉन्ड हमने शो किए। अब अगर हम ऐसे शो कर दें, देखो इथाइलिन डायमीन एक इधर शो कर दें, एक इथाइलिन डायमीन हमने ऐसे शो कर दिया, NH3 अपने ऊपर दिखाया, देखो ये नीचे दिखा दिया। अब अगर इसकी आप मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज देखो कैसे दिखेगी, देखो जो नजदीक वाला EN है देखो ये नजदीक मैंने शो कर दिया, जो दूर वाला EN है देखो ये मैंने दूर शो कर दिया। ऊपर बेटा कौन है, ये NH3, ये भी कौन है बेटा, NH3। अब अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर आप प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या कर लेगा, ये इसको सुपर इम्पोज कर देगा। तो ये कैसी फॉर्म थी, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। देखो सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर। आप इधर देखिए EN के ऑपोजिट बेटा कौन है यहाँ पे, EN, सो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। NH3 के ऑपोजिट बेटा कौन है यहाँ पे, NH3, सो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। कैसी फॉर्म हो गई, ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ट्रांसफॉर्म ने की जो मिरर इमेज बनी, तो ये मिरर इमेज कैसी है, तो ये जो मिरर इमेज है, दीज आर दी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो बेटा ये जो दो इमेज हैं आपस में, ये एक दूसरे की बेटा कैसी हैं, दीज आर दी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते। तो वे बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन हुए, सिर्फ सिस फॉर्म। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो होना ही चाहिए, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी सिर्फ वही जो सिस फॉर्म बनाता हो। और कंडीशन क्या है कि आपके चिलेटिंग लिगेंड उसके अंदर होने चाहिए। चिलेटिंग लिगेंड मींस आपके बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, दीज आर दी चिलेटिंग लिगेंड्स। तो आपकी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर भी फर्दर आपसे पूछ लें कि वो कौन जो आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, वो सिस फॉर्म होगी, वो आपकी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म क्या बनाती है, दैट फॉर्म द सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो मीन्स आपकी कोई सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर आपके सिमिट्री नहीं दिखनी चाहिए। तो इस चीज का बेटा आप ध्यान रखेंगे, तो इस टाइप से ये इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। Our next question is question number 4. Which of the following pairs represents the linkage isomerism? कौन लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए आप सिर्फ उस ऑप्शन की तरफ ध्यान रखना कि जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे, आपको एम्बिडेंट लिगेंड्स की तरफ ध्यान रखना है, एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो अभी जो ऑप्शन आए आपके सामने, आप उसमें बस ये देख लेना कि वो कौन से पेयर हैं जिनके अंदर आपको एम्बिडेंट लिगेंड्स दिख रहे हैं। जैसे CNNC हो गया, ठीक हो गया ना, CNONCO हो गया, CNSNCS हो गया, सो दीज आर दी NO2ONO हो गया। तो दीज आर दी एम्बिडेंट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड विच हैव, बोलो क्या होती हैं, विच हैव द टू पॉसिबल साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम। तो उन्हें आप एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। तो अपने क्या कहते हैं बेटा, एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एम्बिडेंट लिगेंड्स आपको वहां पे दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए आपको, एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स अगर आपको दिख जाएं तो इट मींस क्या होगा,
वो पेयर जो भी होगा दैट विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, शो करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने Cu NH3 4 PtCl4 and PtNH3 4 CuCl4. That is the option number 1. Next, option number 2, PD PH3 twice triphenyl phosphine NCS twice and PD PH3 twice SCN twice। देखो क्लियर ही हो गया है यहाँ पे, और ऑप्शन हमें बेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर आप दिख रहा है कि देखो दैट इज द एम्बिडेंट लिगेंड। यहाँ पे NCS आ गया, यहाँ पे बेटा कौन है, SCN। क्लियर हो गया। सो दैट इज द एम्बिडेंट लिगेंड। तो ये आपके एम्बिडेंट लिगेंड है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो इस टाइप से जब पेयर आए तो आप सिर्फ ध्यान रखें कि वेयर द एम्बिडेंट लिगेंड इज प्रेजेंट। तो इस ऑप्शन के अंदर एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट था, तो यही वो पेयर है विच शोज द लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, our next question is the monomeric units in the Buna N which is a synthetic rubber are। देखो डिफरेंट ऑप्शन होंगी, तो हमें डिफरेंट ऑप्शन की बजाय हम डायरेक्ट ही आपसे पूछ लेते हैं कि आप ये बताएं, बुना एन का नाम सभी ने सुना है, आपकी पॉलीमर की जो यूनिट है उसके अंदर से आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो सिंथेटिक रबर है, ये जो बुना एन नाम से देखो सब कुछ क्लियर होता है। यहाँ पे देखो जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बुना के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्लियर दिखा बेटा आपको, यहाँ पे जल्दी बताओ। इसके अंदर बीयू किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज द ब्यूटाडाइइन, दैट इज द ब्यूटा 1,3-डाइइन। तो एक तो आपका ये हो गया मोनोमर। सेकंड, जब आप सोडियम की प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको, जब ये रिएक्शन चलती है, जो N है ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज द एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, या आप इसे विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, विनाइल साइनाइड। सो दीज आर दी टू डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट। मींस जो आपका ये सिंथेटिक रबर है जो गुना N है, पहली बात आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ रही है होमोपोलीमर है या कोपोलीमर, तो आपका आंसर बेटा क्या आएगा, दैट इज द हीट्रोपोलीमर, ये हीट्रोपोलीमर है। हो सकता है बेटा नेक्स्ट कभी क्वेश्चन इस टाइप से आपसे आ जाए कि कैसा पॉलीमर है, तो हीट्रो पे क्लिक करना। ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, तो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, उसके साथ 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, रिमेनिंग वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे हम। तो दैट इज द 1,3 ब्यूटाडाइन। एक्राइलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर आप देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द विनाइल ग्रुप। देखो इथीन का एक H हटाया, वहां पे अपने CN लगा दिया, विनाइल साइनाइड हो गया। Cl लगाते तो विनाइल क्लोराइड हो जाता। तो आपको दिखाई दिया यहाँ पे जो आपके डिफरेंट डबल बॉन्ड है, इनके बीच में ही रिएक्शन चलेगी आपकी। देखो ये फिशन होगा इनके बीच में से, देखो इस टाइप से। तो जो पॉलीमर बनेगा बेटा देखो कैसे बना, देखो CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड देखो इस टाइप से CH2। दूसरी यूनिट को भी ले आए आप यहाँ पे, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और देखो इस CN को हमने नीचे शो कर दिया इस टाइप से, डिफरेंट यूनिट्स। अब इसमें होगा क्या कि आपकी मान लीजिए, हम सिर्फ समझाने के लिए, मान लीजिए
ये जो पाई बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर शो किया। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की वजह से देखो ये पाई बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने शो कर दिया। नाउ द डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन विद ईच अदर, देखो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, ये आगे बनाएगा किसी के साथ नया बॉन्ड, ये आगे बनाएगा, तो दैट इज द रिपीटेड यूनिट। ये बेटा आपकी रिपीटेड यूनिट होगी। तो क्या इसमें कोई लॉस हुआ, कोई साइड प्रोडक्ट निकला? नहीं। तो यहां से आपने एक चीज और क्या सीखी, इट इज ए एडिशन पॉलीमर। ये एक एडिशन पॉलीमर है। एग्जाम में आपसे पूछ लें कि ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमर, तो आप कहेंगे इट इज द एडिशन पॉलीमर। उसके लिए कंडीशन क्या थी कि द मोनोमेरिक यूनिट मस्ट हैव द मल्टीपल बॉन्ड, तो इनमें आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया, तो जिसकी वजह से एडिशन पॉलीमर बन गया। दूसरी बात, देयर अकर्स नो लॉस ऑफ द साइड प्रोडक्ट, कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं निकला, तो वो आपका एडिशन पॉलीमर। अगर साइड प्रोडक्ट का लॉस होता तो वो कौन सा होता, दैट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आपने क्या सीखा, इट इज ए हेटेरोपॉलीमर, इट इज ए एडिशन पॉलीमर, और इसके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट है वो 2 हो गई। तो ऑप्शन में जब आपको दिखाई दे जिसमें ब्यूटाडाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड ये दिखाई दे, आप उस पर टिक कर दें। कई बार नाम लिखे नहीं मिलते, स्ट्रक्चर बनी हुई मिलेंगी, तो मैंने यहाँ पे आपको ब्यूटा 1,3 डाइन की स्ट्रक्चर भी देखो ड्रा करके दिखा दी, इधर एक्राइलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर ड्रा करके हमने दिखा दी। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप उसके ऊपर टिक कर देना। सो दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बेलो। कौन सी यूनिट थी आपकी, ये था फ्रॉम द पॉलीमर यूनिट। पॉलीमर का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे और भी आ सकते हैं, हम आपको डिफरेंट फॉर्म्स बता रहे हैं कि कहां से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स को ध्यान रखना, एग्जाम्पल बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आने के चांस ज्यादा रहते हैं। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो डिफरेंट जो ऑप्शन है हमारी वो क्या क्या हो गई, दैट इज द Li पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ये 4 स्पीसी हैं। अब हमें ये बताना है कि किसका साइज सबसे बड़ा, किसका छोटा, और उसको अरेंज भी करना है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो अब हम इनको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनको हम लिख लेते हैं कि कौन एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। बेटा आपको ये तो पता ही है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम के नीचे बेटा सोडियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। उसके बाद लिथियम के आगे ग्रुप नंबर 2 में आप चलेंगे तो लिथियम के आगे यहाँ पे आपको बेरिलियम मिलेगा, और बेरिलियम के नीचे क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम, ये एटॉमिक नंबर 4, ये एटॉमिक नंबर 12। तो इस टाइप से बेटा आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में देखो, जब हम डाउन द ग्रुप जाएं तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज क्या हो जाता है, साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप इनको अरेंज करेंगे सबसे पहले तो किसका साइज छोटा और किसका बड़ा, तो ये तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा साइज कहाँ पे होगा, ग्रुप नंबर 1 के अंदर। देखो जो बॉटम के अंदर है, देखो ये जो Na यहाँ पे है, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा। यानी अगर इन 4 एलिमेंट में देखें तो इट हैज द लार्जेस्ट साइज। लेफ्ट टू राइट गए साइज आपका डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो बेरिलियम है, देखो ये इसका स्मॉलेस्ट साइज होगा, इसका साइज कैसा होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट साइज। अगर हम इन न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें, क्लियर हो गया बेटा इतना। तो यानी ये डिफरेंट बेसिक चीजें होती हैं कि लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप की इन चीजों का आपको पता होना जरूरी है, तभी उसके बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दे सकते हैं। तो फिर अब बताएं शाबाश जल्दी से, कैसे आप जवाब देंगे। तो आप ये कहेंगे कि जो सबसे बड़ा साइज है वो तो किसका हो गया, अगर एक आयनिक स्पीसीज में भी देखें तो मीन्स Na का साइज देखो सबसे बड़ा होगा, Na का साइज सबसे बड़ा होगा। उसके बाद उससे छोटा किसका होगा, Na साइज इज ग्रेटर देन Li पॉजिटिव, और Li पॉजिटिव साइज इज ग्रेटर देन, बोलो किससे होगा, ग्रुप नंबर 2 में देखेंगे तो Mg2 पॉजिटिव, और Mg2 पॉजिटिव से बड़ा किसका होगा, Mg2 पॉजिटिव का किससे बड़ा होगा, दैट इज द बेरिलियम, बेरिलियम +2। क्लियर हो गया। सो दैट इज द ऑप्शन। लेकिन अगर मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन को देखो, जो आपने आंसर निकाला, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, देखो Be+2, देखो ये हमने साइन लगा दिया यहाँ पे, देखो इस टाइप से, और उसके बाद क्या लिख दिया Mg, और फिर मैंने ये साइन लगा दिया Li पॉजिटिव, फिर हमने ये साइन लगा दिया Na पॉजिटिव,
फिर बेटा आप ये कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली ऑप्शन है ये कैसा ऑर्डर है? ऊपर वाला जो ऑर्डर था अगर हम आपसे पूछें, सो दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं आपके सामने लिख दूं दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 और ये ऑप्शन नंबर 2 है, और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज, तो ये नेक्स्ट वाला क्या था, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा कुछ चीजें ऐसी बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं। अगर हम ये कहें कि साइज के अकॉर्डिंग किन को हमने करेक्टली अरेंज कर रखा है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस के ऊपर ही अरेंज करें, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी, मींस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, नॉट द सेकंड वन, क्योंकि सेकंड में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो इसलिए कई बार बच्चे इसी वजह से भी गलत कर जाते हैं कि वो केमिस्ट्री तो सीख जाते हैं लेकिन उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का पता नहीं होता, और जिसकी वजह से हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को भी हम आपको बताएंगे, आप इनको जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आपने मेहनत की, आपने क्वेश्चन भी ठीक कर दिया, ऑप्शंस का भी आपको पता है, लेकिन सिर्फ इस साइन की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप कई बार इस बात की तरफ स्टेटमेंट में भी ध्यान नहीं देते कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मान लीजिए जो ऑप्शन नंबर 1 हमारी करेक्ट है, मैं रिवर्स कर देता, जो ऑप्शन नंबर 2 है ना उसको तो हम नंबर 1 पे दे दें, और ऑप्शन नंबर जो 1 थी उस पर 2 कर देते, तो आप पहली ऑप्शन तो सबसे पहले पढ़ेंगे, आप उसी के ऊपर टिक कर देंगे, तो आमतौर पर हम सारी ऑप्शन पढ़ते भी नहीं, तो वो भी गलत है, हमें सारी ऑप्शन देखनी चाहिए। तो इस चीज का बेटा आप सभी बच्चे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द टू फंक्शनल ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, ध्यान दें। फर्स्ट ऑप्शन OH and the carboxylic acid group, second aldehyde CHO and the carboxylic acid group, third option the carbonyl group and the OH, the D option the OH and the aldehyde group, which one is the correct option? तो बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें दैट इज द ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएं, सोचें कौन सी ऑप्शन बेटा आपको करेक्ट लग रही है। कई बच्चे कहेंगे सर डी ऑप्शन इज करेक्ट, कि OH ग्रुप भी होता है, CHO भी होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट वन, ये सबसे ठीक है। ये ऐसा क्यों? देखो बेटा आपने ये ध्यान दिया है ना कि आपके जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, देयर इज ए कार्बोनिल ग्रुप, देखो C डबल बॉन्ड हो, और आपके देखो 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और देखो 6, लेकिन ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द, बोलो क्या, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन अगर आप किस चीज की बात करें, अगर आप बात करें फ्रक्टोज की, सुक्रोज की, देखो अगर आप फ्रक्टोज को देखेंगे, देखो 6 कार्बन, इसमें कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर देखो कार्बोनिल ग्रुप होता है, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कीटोन, ये कीटोन के फॉर्म में है। तो मैं जो कॉमन ग्रुप हुआ यहाँ पे वो कौन हुआ यहाँ पे, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। तो ये देखो ये जो दैट इज द ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, ये दोनों में है, चाहे ये बेसिक स्केलेटन मैंने आपके सामने लिखा दैट इज ऑफ ग्लूकोज, चाहे यहाँ पे हमने लिखा बेसिक स्केलेटन लिखा हमने फ्रक्टोज का, बोथ ऑफ देम द ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप, irrespective of the nature, in the glucose that carbonyl group is present in the form of the aldehyde group, while in case of the fructose it is present in the form of the ketonic group। लेकिन जो हमारी डी ऑप्शन है उसमें तो ये बिल्कुल लिख दिया ना कि CHO ग्रुप ही होता है हर एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर, लेकिन CHO नहीं होता, वो कार्बोनिल होता है, उसकी फॉर्म अलग हो सकती है, दैट कार्बोनिल में भी द एल्डिहाइड ग्रुप, दैट कार्बोनिल में भी द कीटोनिक ग्रुप। तो आप उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि द टू फंक्शनल ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर दी, तो ऑप्शन नंबर C में ही कार्बोनिल ग्रुप है, प्लस साथ के साथ आपको पता ही होता है डिफरेंट OH ग्रुप होते हैं, तभी तो हमारी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन बेटा क्या थी कार्बोहाइड्रेट की, मान लीजिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यही आ जाए, ऑप्शन में लिखा कि दे आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी, पढ़ते थे ना आप, दे आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी, they are the polyhydroxy aldehyde or ketones, they are the polyhydroxy aldehyde or ketones, or those compound which on hydrolysis gives the polyhydroxy aldehyde or ketones। मतलब कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर मैनी तो OH हो, देखो C ऑप्शन में देखो OH भी आपको दिख गया, मैनी OH मींस OH शो कर दिए,
और एल्डिहाइड और कीटोन्स मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपने देखा था ना कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेस ऑफ द नेम। कार्बो मींस कार्बन, हाइड्रेट्स मींस वाटर। तो इसका जो जनरल फार्मूला हम देखो लिखते थे ना बेटा, CxH2O का Y। So that is the general formula कि the compounds which are the hydrate of carbon are called as the carbohydrate। लेकिन उसके अंदर कुछ limitations थी हमारी, जिसकी वजह से ये definition हमने use की थी फिर बाद में कि the carbohydrates are the polyhydroxyaldehyde or ketones or those compounds which on hydrolysis gives the polyhydroxyaldehyde or ketone। तो और those compound वो कौन है बेटा, वो हमने आपको बताया था। that compound बोलो वो कौन हो सकता है, देखो वो आपका सुक्रोज भी है। सुक्रोज की जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें एक तो ग्लूकोज मिलता है और एक दूसरा फ्रक्टोज मिलता है। तो मिले ना, और वो दोनों कौन है, दे आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उनमें से एक, और एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल और लें, जैसे सेलुलोज आप ले लें, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं। ऐसे स्टार्च ले लें, स्टार्च की अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम, और कौन सी चीज है जो आपने पढ़ी है, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हो गया। अब बेटा देखो इसके बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन और मेरे को ध्यान आ गया, वो और आपको बता दें। आपके इनमें से ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड, देखो ये जो आपकी हाइड्रोलाइसिस के बाद डिफरेंट यूनिट्स दे दे, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट दे दे, जैसे सेलुलोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलेंगे, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कर दें, ग्लाइकोजन की कर दें, दीज ऑल थ्री गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट, दैट इज द ग्लूकोज यूनिट, ये दे देते हैं लार्ज नंबर, तो दे आर द पॉलीसेक्राइड। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड द अनदर यूनिट ऑफ बोलो कौन, फ्रक्टोज। तो दैट इज द डाइसेक्राइड, इसमें 2 ही यूनिट मिलती है, जिसे आप केन शुगर भी कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा एग्जाम में कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द केन शुगर। यहाँ पे जो ये प्रोसेस चलती है सुक्रोज की, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं और हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, देखो ये 2 यूनिट मिलती हैं। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ शुगर, मतलब आपकी इन्वर्जन किस लिए, जब सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर जब ये ब्रेकडाउन इसका होता है तो जो इनका नेचर है टुवर्ड्स द पीपीएल वो चेंज हो जाता है, देयर बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट गेट चेंज। तो मींस द इन्वर्जन ऑफ शुगर टेक्स प्लेस, मींस सुक्रोज जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जिस डायरेक्शन में घुमाता है, रोटेट करता है, और जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करके जो ये मिक्सचर हमें मिलता है, देखो ये जो मिक्सचर हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, और ये मिक्सचर जब हमें मिलता है ये 1:1 रेशियो में मिलता है, 50% ग्लूकोज तो 50% फ्रक्टोज, इसको आप इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। जो ये मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1:1 रेशियो में, 50-50 रेशियो में, एग्जाम में पूछ लें व्हाट इज द इन्वर्ट शुगर, तो इन्वर्ट शुगर हमें कब मिलता है, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस के बाद जो मिक्सचर हमें मिलता है 1:1 रेशियो में, 50:50 रेशियो में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलता है, उसे आप इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके दौरान एक प्रोसेस चली, एग्जाम में पूछ लें, वो इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाती है। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहलाती है, वो ऑप्शन में कहीं पे लिखा मिल जाए, क्योंकि जो बिहेवियर है सुक्रोज का टुवर्ड्स द पीपीएल वो अलग है, और जो ये मिक्सचर का बिहेवियर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिक्सचर जो बना, इसका पीपीएल की तरफ अलग बिहेवियर है। मींस आउट ऑफ दीज वन अगर पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए वर्ड आ गया इन्वर्जन ऑफ शुगर। ऐसे ही सुक्रोज के साथ साथ और जो डाइसेक्राइड बेटा जरूर याद रखने चाहिए, जैसे सुक्रोज के बारे में तो आपने देख लिया, दूसरा हमारा होता है लैक्टोज, जिसे आप बेटा मिल्क शुगर कहते हैं। तो एग्जाम में ये काफी बार आ चुका है, हमने बताया था ना कि जो भी क्वेश्चन आएगा उससे कोरिलेटेड चीजें आपको बताते रहेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिल्क शुगर। इससे जो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलती हैं, कौन कौन मिलती हैं, वन इज द गैलेक्टोज, कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे, एक गैलेक्टोज होगा, और दूसरा कौन होता है, दैट इज द ग्लूकोज। ये मिल्क, आप देखो मिल्क के अंदर शुगर ना डालें फिर भी वो आपको उसके अंदर मिठास आता है, क्यों आता है, लैक्टोज की वजह से। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट डाइसेक्राइड का एग्जांपल एक और आपको बता दें, दैट इज कॉल्ड एज द माल्टोस। आपने देखा है जैसे आप
चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो अगर आप उसको चबाए जाए च्यू करें, तो उसके बाद आप देखेंगे अपने आप मिठास आ जाता है माउथ के अंदर। क्यों आता है? माल्टोस की वजह से। इसको माल्ट शुगर कहते हैं। ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज ऑल्सो द डाइसेक्राइड। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर 2 यूनिट को हम मिला दें, दैट इज द माल्टोस। और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को मिला दें, तो दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टोज मिल्क शुगर, माल्टोज माल्ट शुगर, सुक्रोज केन शुगर। और सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, दे आर दी पॉलीसेक्राइड। जब हम इनकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर हमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलेगा बेटा यहाँ से कि इनमें से ये पूछा जाए कि आउट ऑफ दीज डिफरेंट पॉलीसेक्राइड विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। जो प्लांट्स के अंदर कौन मिलता है? बताओ बेटा शहबाज जल्दी से। देखो जो ग्लाइकोजन होता है, जब हम फूड खाते हैं उसके दौरान हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, दैट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन और गेट स्टोर्ड इन द लीवर। जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट कौन करता है? बताओ कौन करता है? वो हमारे एक हार्मोन होता है जो उसको कन्वर्ट करता है। दीज आर दी हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन। पेनक्रियास जो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, जो स्टमक के बिल्कुल नीचे यू शेप जो ट्यूब निकलती है स्टमक के अंदर से, तो वहां पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियास। तो इट विल सिक्रीट a hormone that is the insulin. That insulin convert excess of the glucose into the glycogen, and that glycogen gets stored in the liver of the animals, human beings. तो ये तो आपके एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। तो बेटा ग्लाइकोजन तो कहां पे प्रेजेंट हो गया? इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स। लेकिन जो सेलुलोज है, कहते हैं ना कि फाइब्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, फाइब्रस चीजें खाओ। तो जैसे आप खीरा खाएं, टमाटर खाएं, जो भी आप फाइब्रस चीजें खाते हैं, तो उनके अंदर सेलुलोज होता है। स्टार्च जो पोटैटो हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, तो उसके अंदर आपका स्टार्च होता है। मीन सेलुलोज और जो प्लांट्स आपके स्टार्च होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन काफी बार आपसे कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि प्लांट्स के अंदर कौन सा पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, तो टिक किस पे करें? सेलुलोज ऑप्शन मिल जाए उस पर टिक कर दें, स्टार्च ऑप्शन मिल जाए आप उस पर टिक कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन द एनिमल, तो ग्लाइकोजन दिखे तो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो डिफरेंट आपके साथ साथ मैंने आपको बता दिए हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थे। सो ओके बेटा, थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपना पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे।